ओके बच्चों, वेलकम बैक बेटा। हम लोग अपने चौथे लेक्चर का शायद चौथा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। बेटा हम लोग लास्ट टर्न पे क्या किया है, हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा ऑटोमोटिव इंजन है, ऑटोमोटिव इंजन किसको कहते हैं हम बता चुके हैं। हमारा जो ऑटोमोटिव इंजन है, उस ऑटोमोटिव इंजन का मतलब जो ऑटोमोबाइल में लगता है, गाड़ी का इंजन, टू व्हीलर फोर व्हीलर का इंजन, उस ऑटोमोटिव इंजन को डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स की जरूरत होती है, डिफरेंट रेशियोज की जरूरत होती है। जो मिक्सचर है वो डिफरेंट रेशियो में जरूरत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमें जो एयर फ्यूल रेशियो चाहिए वो चाहिए 15:1। लेकिन इंजन की विभिन्न ऑपरेटिंग कंडीशंस में कई वजहों से, जैसे शुरुआत में टेम्परेचर सपोर्ट नहीं करता है तो पेट्रोल वेपोराइज नहीं हो पाता है। जब पावर लेते हैं एक्सेलरेशन के, एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो जो वेपोराइज्ड भाग होता है वो तेजी से आगे भाग जाता है, और जो वेपोराइज नहीं हो पाता है पेट्रोल, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, पीछे रह जाता है। तो आगे जो चीज गई चार्ज, उसमें पेट्रोल कम हो जाता है। इन सब कमियों की वजह से हमें मिक्सचर को कभी रिच करना पड़ता है। तो इसका मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से हमें डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स की जरूरत पड़ती है। पिछले टर्न पे हमने डिस्कस किया है कि स्टार्टिंग में हमको वेरी रिच मिक्सचर जरूरत पड़ता है 3:1 से लेके 5:1। जाड़ों में ये, गर्मियों में ये। वार्मिंग अप में हम लोगों को 7:1 जरूरत पड़ता है। आइडलिंग में हम लोगों को 10:1 जरूरत पड़ता है। क्रूजिंग में हम लोगों को 16:1 से काम चलता है। और ये क्या होता है, बेस्ट इकोनॉमी मिक्सचर। थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, लोड 25% से 75% होता है। लेकिन जब हम लोग मैक्सिमम पावर में जाते हैं तो फिर हम लोग को जरूरत पड़ता है वहां पे 12.5:1, और जब एक्सेलरेशन में जाते हैं तो वहां पे 10:1। इसका मतलब हम लोगों ने पीछे ये देखा है कि हमारे इंजन के कार्बोरेटर को इंजन की विभिन्न ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से तरह तरह के रेशियो सप्लाई करने हैं। इसका मतलब उस कार्बोरेटर में ये क्षमता होनी चाहिए कि इंजन में जब जब इस तरह की डिमांड आए तो उसको उस तरह का रेशियो सप्लाई कर सके। तो आइए हमारा सिंपल कार्बोरेटर कैसे काम करता है हम लोग देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करें। सच बात तो यह है बेटा, जो आज का कार्बोरेटर है वो भी अब ऑब्सोलीट हो रहा है। जो कार्बोरेटर हमारी गाड़ियों में लगा है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग उसको पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम लोग सिंपल कार्बोरेटर की मदद लेते हैं, और इस सिंपल कार्बोरेटर की मदद से हम लोग एक कम से कम मोटा मोटा समझ पाते हैं कि किस तरह से मिक्सचर प्रिपेयर होता है। तो अब देखिए बेटा, हमने कार्बोरेटर को लास्ट टर्न पे डिफाइन कर दिया है। उसको अगर हम कहें फिर से दोबारा तो कार्बोरेटर, ठीक है, कार्बोरेटर ऊपर लगा दिया। कार्बोरेटर क्या है, हमने पिछले टर्न पे बोला है कि भाई कार्बोरेटर एक डिवाइस है। ओके, अब अगर ये हमारा कार्बोरेटर है तो क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। सर, एक तरफ से आएगा पेट्रोल, एक तरफ से आएगी एयर, और इन दोनों का यहां पे मिक्सचर बनेगा और यहां से निकलेगा चार्ज। इसका मतलब पहला, अगर मैं आपसे पूछूं थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से कि कार्बोरेटर इज ए क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम कि आइसोलेटेड सिस्टम, तो जवाब आएगा ओपन सिस्टम। मास इज कमिंग एंड क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अगर आपने इसको बाउंड्री माना हुआ है, आपने अगर इसको कार्बोरेटर माना हुआ है, तो कार्बोरेटर इज ए डिवाइस। ओपन डिवाइस की क्लोज सिस्टम की आइसोलेटेड, सर ओपन सिस्टम। ओके, तो कार्बोरेटर एक डिवाइस है जो करती क्या है। सबसे पहले बेटा हमारा जो पेट्रोल है, जिसको हम कहते हैं फ्यूल, उस पेट्रोल को एटोमाइज करती है। एटोमाइज करने का मतलब क्या होता है मैं लास्ट टाइम पे बोल चुका हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं। एटोमाइज शब्द आया है एटम से। एटम का मतलब परमाणु, परमाणु का मतलब बहुत ही सूक्ष्म कण। तो एटोमाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि जो लिक्विड पेट्रोल है वो गैस के फॉर्म में चला गया, नहीं। लिक्विड पेट्रोल लिक्विड रहेगा लेकिन महीन कणों में टूट जाएगा। मतलब एक बूंद को 1,00,000 बूंद में तोड़ देती है, एटोमाइज कर देती है। हिंदी में बोले तो कणीकरण कर देती है या फुहारीकरण। तो इसका मतलब पेट्रोल को एटोमाइज करती है। इसके बाद ये जो एटोमाइज्ड पेट्रोल है, अब जब ये एटोमाइज्ड पेट्रोल जो होता है, ये एटोमाइज्ड पेट्रोल जब वायु के संपर्क में आता है, कौन सी वायु, ये जो एटमॉस्फेयर से आ रही है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। तो मानी बात है पेट्रोल उड़नशील है, आपने उसको महीन कणों में तोड़ दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। एक बूंद का जितना आयतन था उतना ही बूंद 1,00,000 बूंद का आयतन होगा, लेकिन सरफेस एरिया काफी बढ़ जाएगा। तो जब भी कणीकरण करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। थर्मल पावर प्लांट पे भी हम लोग कोयले को चूरा बनाते हैं, उसको हम लोग हिंदी बोलते हैं चूरीकरण, इंग्लिश बोलते हैं पल्वराइजेशन। क्यों करते थे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे एयर के संपर्क में आएगा। जब एयर के संपर्क में आएगा, ज्यादा एरिया के संपर्क में आएगा
और एयर का टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, तो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा। जब वाष्पीकृत हो जाएगा तो गैसियस फॉर्म में, तो ये पूरी चीज क्या हो गई, गैसियस फॉर्म में आ गई। अब जब गैसियस फॉर्म में आ गई तो एयर तो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, तो अब इसके साथ क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। किसका, इस गैसियस पेट्रोल का, वाष्प के रूप में जो पेट्रोल है उसका, और वायु का। और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है ये इंजन को सप्लाई किया जाएगा, किसके द्वारा, कार्बोरेटर। ये कहां जाएगा चार्ज, ये जाएगा इंजन पे। किस स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक के दौरान। लेकिन अब इंजन की डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन है, 3:1, 5:1, 7:1, 12.5:1, 16:1। तो अब इसका मतलब कार्बोरेटर क्या करेगा, पेट्रोल को एटोमाइज करेगा, वेपोराइज करेगा, एयर के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा और डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन में, यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से सप्लाई करेगा। लास्ट टाइम पे मैंने कहा था मां सिर्फ हमको भोजन पका के नहीं देती है, सब्जी खरीदती है, तरकारी खरीदती है, साफ करती है, कणीकरण करती है, ठोकती है, बनाती है, अपना उसमें प्यार डालती है, और उसके बाद जब मालूम चलता है कि तुम कहते तो मेरा पेट खराब, कहते रुक जाओ, खाना तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए मैं विशेष तौर पर खिचड़ी बनाऊंगी। मतलब ऑपरेटिंग कंडीशन तुम्हारी स्थिति के हिसाब से आपको भोजन देती है, और जब आपको मेहनत पड़ती है तो आपको खाना रिच कर देती है, जैसे कि एक आध चम्मच डाल देगी, तुम्हारे अलग से दूध की व्यवस्था करेगी, कुछ भी करेगी। तो बेटा हमने आपको बोला तो ये सब कैसे होता है, आइए उसको देखें। तो आज का टॉपिक हम लोग का है सिंपल कार्बोरेटर का कंपोनेंट देखना और उसकी वर्किंग को समझना, और इससे सवाल बनते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। आइए चलते हैं। अब देखिए बेटा, ये है हमारे सामने एक चित्र, इसको हम कहते हैं सिंपल कार्बोरेटर। अब इस सिंपल कार्बोरेटर के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, इसको हम मुख्य रूप से 4 एरिया में तोड़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। एक को हम लोग बोलेंगे फ्लोट चैम्बर, अभी आगे आने जा रहा है, फ्लोट चैम्बर। दूसरे को बोलेंगे हम लोग वेंचुरी ट्यूब, तीसरे को बोलेंगे हम लोग थ्रॉटल वॉल्व, और चौथे को बोलेंगे चोक। तो मैं अभी एक एक करके एक एक कंपोनेंट को आपको डिटेल में दिखाऊंगा, जितना मैं समझा पाऊंगा मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको टोटलिटी में पहले एक बार दिखा रहा हूं। तो देखिए, ये तो हमारा है रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। अब ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन है। क्या आप बता सकते हैं कि ये पेट्रोल इंजन है कि डीजल इंजन है? ये पेट्रोल इंजन है कि डीजल इंजन है? सर ये पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन नहीं है, क्योंकि कार्बोरेटर पढ़ रहे हैं सर। कार्बोरेटर में फ्यूल की वेपर और एयर का मिक्सचर बनेगा और चार्ज अंदर सक होगा, तो ये पेट्रोल में होता है, डीजल में तो एयर सक होती है, ये डीजल इंजन है। इसका मतलब ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। अब मैं पूछूं ये 2 स्ट्रोक है कि 4 स्ट्रोक है? सर ये 2 स्ट्रोक भी हो सकता है, 4 स्ट्रोक भी हो सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं सर आप ही ने बताया है कि जितनी भी 4 व्हीलर्स हैं उनमें ये नहीं होता। जनरली जो 4 व्हीलर्स होती हैं वो 4 स्ट्रोक होती हैं, 2 स्ट्रोक 4 व्हीलर्स नहीं होती, क्योंकि उनकी थर्मल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो 4 स्ट्रोक गाड़ियों में कम मिलेगा, लेकिन हाँ पहले हमारे कारों में भी कार्बोरेटर होता था। ये 2 स्ट्रोक में भी हो सकता है, 4 स्ट्रोक में भी हो सकता है। धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रहा है, तो अब क्या होगा, 4 स्ट्रोक गाड़ियों में मिलेगा, लेकिन 4 स्ट्रोक 2 व्हीलर्स में मिलेगा, 4 स्ट्रोक 4 व्हीलर में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है एमपीएफआई की वो जस्टिफाई नहीं होती। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कार्बोरेटर कहां रहेगा, पेट्रोल डीजल में रहेगा सर, पेट्रोल में रहेगा, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में रहेगा सर, दोनों में रह सकता है। ओके, अब हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। अब जरा देखिए बेटा, जो हमारा फ्लोट चैम्बर वाला एरिया है वो ये है फ्लोट चैम्बर। इसके बाद जो हमारा वेंचुरी ट्यूब वाला एरिया है ये हमारा है वेंचुरी ट्यूब वाला एरिया, दूसरा। इसके बाद थ्रॉटल वॉल्व है, ये है हमारा थ्रॉटल वॉल्व। सॉरी थोड़ा सा गलत में दिखा गया, वो एरो पे मार्क कर गया, ये हमारा थ्रॉटल वॉल्व जो है, थ्रॉटल वॉल्व ये हमारा थ्रॉटल वॉल्व। और उसके बाद चोक की बात करेंगे आप तो ये है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये जो मैंने पहला सर्कल बनाया ये वाला, ये हमारा फ्लोट चैम्बर का एरिया है। ये मैंने दूसरा सर्कल बनाया जहां पे ये वेंचुरी सेक्शन बना हुआ है, थ्रोट बनी हुई है, ये वेंचुरी सेक्शन है और ये बन। अब इसमें एक एक कंपोनेंट को देखते हैं क्या फंक्शन है, और जब कंपोनेंट समझ में आ जाएगा तो आप समझिए उसकी वर्किंग भी अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार हम लोग दोबारा आएंगे तो फिर से इसको यूज करेंगे। इसको फिलहाल हम साफ कर देते हैं ताकि हम लोग जब आए तो हमें साफ सुथरा मिले और हम लोग अच्छी तरह पढ़ पाए। तो आइए, हाँ सर, ये जो हमारा कार्बोरेटर है जो हमारे पेट्रोल की वाष्प और वायु का मिक्सचर बनाता है, और सर हमारे इंजन की जरूरत के डिफरेंट जरूरतों के हिसाब से हमें सप्लाई करता है, सर किस सिद्धांत पे काम करता है? जैसे कि अभी आपने बताया सर ये ओपन सिस्टम है, मैंने कहा यस ये एक ओपन सिस्टम है। आप भी सहमत हैं? एयर और पेट्रोल आ रही है, मिक्सचर बन रहा है और निकल जा रही है।
तो मास इज क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब आपने कहा सर ये बताइए कि किस सिद्धांत पे आधारित है, तो देखिए बेटा हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बोरेटर है वो वेंचुरी या बर्नौली प्रिंसिपल पे आधारित है। तो आप समझिएगा बेटा, अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ है वेंचुरी और बर्नौली नहीं है तो आप वेंचुरी टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपने बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स पे पढ़ा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं बर्नौली थ्योरम, और बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशंस में पढ़ते हैं वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर कुछ नहीं है, वेंचुरी मीटर जो है बर्नौली थ्योरम का उपयोग है, प्रयोग है। तो अब दोनों होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, वरना वेंचुरी प्रिंसिपल पे काम करता है, यस सर, बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है, यस सर। तो कार्बोरेटर हमारा वेंचुरी प्रिंसिपल या बर्नौली प्रिंसिपल पे काम कर सकता है। लेकिन अगर आपका एग्जाम में दोनों आ जाए तो आना नहीं चाहिए, हम तो बर्नौली प्रिंसिपल चेक करें वो टिक करेंगे, लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न आया है उसे बर्नौली प्रिंसिपल नहीं है, वहां वेंचुरी है तो आप वेंचुरी ले लेंगे, लेकिन कभी वेंचुरी ना हो बर्नौली हो तो बर्नौली ले लेंगे। सर कैसे कह सकते हैं आप, आपका मर्जी होगा। नहीं, हमारा मर्जी कुछ नहीं होगा, मर्जी आपका होगा कैसा होगा। तो आइए देखते हैं, पहली चीज दिमाग में, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कैसे होता है देखिए। सबसे पहले देखिए पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं फ्लोट चैम्बर। तो देखिए बेटा ये जो हमारा एरिया है, यहां पे हमने लिख रखा है फ्लोट चैम्बर। ये जो हमारा एरिया है जिसको हम यहां पे इस तरह से दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या है, फ्लोट चैम्बर। अब इस फ्लोट चैम्बर में देखिए बेटा तीन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है स्ट्रेनर ऑब्लिक फिल्टर। देखिए बेटा स्ट्रेनर जो है, फिल्टर समझते हैं छन्नी, तो छन्नी बोल दिए, फिल्टर बोली, या कभी कभी इसको स्ट्रेनर बोल देते हैं। तो आप डर न जाएं, कभी ये नया शब्द देखें, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। पहले मैं इसको हटाने वाला था, इसको लगाने से बच्चे डर जाएंगे, सोचेंगे कहां से आ गया, लेकिन रहना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि स्ट्रेनर आया तो कुछ नहीं यार, स्ट्रेनर है फिल्टर है एक ही चीज है। तो अब स्ट्रेनर या फिल्टर, दूसरी चीज है नीडल वॉल्व, और तीसरी चीज है फ्लोट। अब जरा यहां पे अगर आप देखिए बेटा तो ये क्या है, फ्यूल फ्रॉम पंप। अच्छा अब थोड़ा सा मैं यहां पे जो पढ़ाई में यहां नहीं लिखा है उसको डिस्कस करना चाहता हूं। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मैंने देखे हैं इसलिए। देखिए बेटा हम लोग का जो कार्बोरेटर है, ये कार्बोरेटर किस में होता है सर, पेट्रोल इंजन में। वेरी गुड। अब पेट्रोल इंजन में किस में हो सकता है सर, 2 स्ट्रोक में भी हो सकता है और 4 स्ट्रोक में भी हो सकता है। इतनी बात से हम लोग सहमत हैं, ओके। अब इसका मतलब जो हमारी पेट्रोल टंकी है उस टंकी से पेट्रोल को कार्बोरेटर में आना है। अब जरा समझिए कि बेटा कार्बोरेटर हमारा ये है, इस कार्बोरेटर में पेट्रोल आए, इधर से पेट्रोल आएगा, इधर से एयर आएगी और बन के मिक्सचर यहां से निकलेगा। तो ये पेट्रोल जो है हमारे कहां पे रखा है, जो भी हमारी गाड़ी है, बाइक है तो बाइक में पेट्रोल टंकी में रखा है, कार है तो कार की पेट्रोल टंकी में रखा है। इसका मतलब पेट्रोल टंकी में पेट्रोल है। अब इस पेट्रोल को कार्बोरेटर तक आना है, तो कैसे आएगा जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारी मोटरसाइकिल या बाइक की बात करें तो बाइक में क्या होता है, टंकी ऊपर होती है और इंजन नीचे होता है। बाइक में बेटा टंकी ऊपर होती है, देखा होगा बाइक की टंकी, और इंजन नीचे होता है। स्कूटर देखिए, स्कूटी देखिए, उसमें भी टंकी ऊपर होती है, इंजन नीचे होता है। और इंजन और इसके बीच में, ये हम अगर पेट्रोल टैंक की बात करें, ये पेट्रोल टैंक है और ये इंजन है, तो इंजन और पेट्रोल टैंक के बीच में अगर हम बात करें बेटा, इंजन और पेट्रोल टैंक के बीच में बात करें, इस जगह पे मान लीजिए ये क्या है, ये है कार्बोरेटर। तो क्या होगा, पेट्रोल टंकी से चलेगा और कार्बोरेटर में आएगा। पेट्रोल तो ऊपर से आएगा और इधर से कहीं से एयर आ जाएगी और मिक्स होकर नीचे जाएगा। इसका मतलब पेट्रोल को कार्बोरेटर तक पहुंचने के लिए ग्रेविटी सिस्टम काम करे, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आ जाएगा, किसी पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसमें, मोटरसाइकिल में या स्कूटर। तो सवाल आया है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर में पेट्रोल कार्बोरेटर कैसे पहुंचता है, बाई ग्रेविटी पहुंचता है। ओके, ये बात तो सही है, हम लोग देखते भी हैं पेट्रोल जो हमारी बाइक है और हमारी स्कूटी है या स्कूटर है या मोपेड है, इस सब में टंकी ऊपर है, इंजन नीचे है, बीच में कार्बोरेटर है। तो टंकी से आ जाएगा कार्बोरेटर में, जैसे एयर आएगी, कैसे आएगी देखेंगे, खींचेगा इंजन और आगे चार्ज बन के जाएगा, नहीं जाएगा उसकी मर्जी। लेकिन टंकी तक पेट्रोल को पहुंचाने के लिए अलग से पंप लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हमारे कार में जो इंजन है, टंकी हमारे ऊपर तो है नहीं। अब कार में इंजन कभी आगे होता है कभी पीछे होता है, लास्ट में थोड़ा देखेंगे। लेकिन मोस्टली हमारे हिंदुस्तान में जितनी कारें हैं उनमें इंजन आगे है। अब इंजन आगे है और पेट्रोल टंकी पीछे है और दोनों का लेवल लगभग समान है। मान लीजिए आप कह रहे हैं यहां पे इंजन है और यहां पे पेट्रोल टंकी। अब इस पेट्रोल टंकी से इंजन की तरफ पेट्रोल जाना है और मान लीजिए बीच में कार्बोरेटर है। तो अब ये पेट्रोल टंकी से अपने आप कैसे जाएगा, या तो ये ऊंचाई पे हो, तो अब यहां पे हम लोग एक पंप लगाएंगे।
जो पंप का काम क्या होगा, तेल को अंदर प्रेशर बना के फेंकना नहीं, वो ये पंप डीजल इंजन की तरह नहीं, यहां पे बस इतना प्रेशर बनाएगा कि टंकी से पेट्रोल जो है कार्बोरेटर तक पहुंच जाए। मेरी बात को समझ पाए? तो प्रश्न जो एग्जाम में मैंने देखा है, आपके कहीं पे आया है, किसी गाइड में है या कहां पे है, कि पेट्रोल इंजन में पंप का क्या कार्य है, पेट्रोल को कार्बोरेटर तक पहुंचाना, पेट्रोल को कार्बोरेटर से इंजन में पहुंचाना और वगैरह। तो पेट्रोल इंजन में अगर पंप लगा है तो उसका काम है, तरह तरह के पंप होते हैं, उनके बारे में मत सोचिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप लुब्रिकेशन तेल को पहुंचाएगा, कूलिंग वाटर पंप कूलिंग वाटर को पहुंचाएगा। अब वहां पे वो पंप जो बात कर रहा है फ्यूल पंप की बात कर रहा है पेट्रोल इंजन में। तो पेट्रोल इंजन में अगर फ्यूल पंप लगा है तो काम क्या है, उसका काम है टंकी से पेट्रोल टंकी से पेट्रोल को कार्बोरेटर तक पहुंचाना। क्योंकि अगर दोनों का लेवल सेम है या ये थोड़ा नीचे लेवल पे है तो ये पेट्रोल अपने आप टंकी से कार्बोरेटर नहीं आएगा, आपको पहुंचाना पड़ेगा। कैसे? एक पंप लगा के। तो अब पंप पिक्चर में आ गया, लेकिन ये पंप क्या करेगा, ये पंप 100 बार का प्रेशर डेवलप नहीं करेगा, ये बस इतना प्रेशर करेगा कि ये जो तेल है कार्बोरेटर तक पहुंच जाए। उसके बाद तो आप जानते हैं सक्शन स्ट्रोक के दौरान प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक होता है। जबकि डीजल इंजन में क्या होता है, वहां पे एयर सक हो जाती है, एयर कंप्रेस होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में हमें तेल फेंकना होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में तेल फेंकना होता है। यहां तो चार्ज हमारा सक्शन में आएगा, जब चार्ज सक्शन स्ट्रोक के दौरान आएगा तो अंदर प्रेशर कम है एटमॉस्फेयर से, तो अपने आप खींच लेगा। लेकिन टंकी से पेट्रोल को कार्बोरेटर तक आने के लिए हमें एक पंप की जरूरत पड़ेगी। इतनी बात समझ गए? ये आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, किसी भी गाइड में है, हो सकता है हमारे एमसीक्यू शीट में हो या क्लास असाइनमेंट पे हो, मुझे नहीं याद है ना। तो अब मैंने जो बातें की उससे मैंने आपको पंप का रोल बताया पेट्रोल इंजन में, और ये बताया कि बाइक्स में, स्कूटर में, स्कूटी में फ्यूल को कार्बोरेटर तक पहुंचाने के लिए ग्रेविटी सिस्टम काम करता है, टंकी ऊपर होती है, कार्बोरेटर बीच में होता है, इंजन नीचे होता है। लेकिन 4 व्हीलर में नॉर्मली पेट्रोल पीछे टंकी होती है, आगे इंजन होता है, तो वहां पे लगता है। अब यही चीज यहां पे देखिए इस फिगर में, अगर आप इतनी मेरी बात समझ गए तो इस फिगर में देखिए फ्यूल फ्रॉम पंप। अब इसका मतलब आप समझ गए कि हम लोग पढ़ रहे हैं पेट्रोल इंजन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं हम फ्लोट चैम्बर। हमने बताया ये हमारा है फ्लोट चैम्बर। इस फ्लोट चैम्बर में देखिए ये है फ्यूल फ्रॉम पंप। ये जो फ्यूल फ्रॉम पंप लिखा है बेटा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है पेट्रोल कहां से आ रहा है, पेट्रोल की टंकी से। अब कैसे आ रहा है, पंप से आ रहा है। तो मानी बात है, एक तरह से हम यहां मान रहे हैं कि ये ग्रेविटी सिस्टम नहीं है, पेट्रोल अपने आप टंकी से कार्बोरेटर नहीं आ पा रहा है। हमें करना क्या पड़ रहा है, पेट्रोल टैंक से, जो कि हमने पेट्रोल की टंकी, जहां पे पेट्रोल मिलता है पैसा देके, वहां से भी टंकी में भर लिया है। अब इस टंकी से हम आगे बढ़ेंगे। अब इस टंकी से पेट्रोल टैंक से पेट्रोल कार्बोरेटर में सीधे नहीं आएगा। इस कार्बोरेटर में बहुत सारे कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है फ्लोट चैम्बर। तो ये तेल जो है फ्यूल फ्रॉम पंप जो है ये आ रहा है, ये कहां आएगा, ये आएगा फ्लोट चैम्बर में। इसका मतलब आप जाके दुकान पे या पेट्रोल पंप पे आप पैसा दे के अपने गाड़ी के इंजन में पेट्रोल भरेंगे टैंक में, फिर वो वहां से निकल के आएगा आपके फ्लोट चैम्बर। अब देखिए बेटा, इस फ्लोट चैम्बर में यहां डॉट 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 दिखाया गया है, डैश डैश लाइन, ये एक तरह से फ्यूल या पेट्रोल को दिखा रही है। लेकिन इसके नीचे का स्थान खाली है, बट अंडरस्टूड है कि ये पूरा जो है ये भरा हुआ है। इसका मतलब ये पेट्रोल पूरे पे भरा हुआ है, ये इस पाइप पे भी पेट्रोल भरा हुआ है, ये पूरा पेट्रोल भरा हुआ है। इसका मतलब ये पूरा जो है पेट्रोल भरा हुआ है। इतनी बात समझ गए? अब ये पेट्रोल कहां से आ रहा है, ये पेट्रोल आ रहा है फ्यूल फ्रॉम पंप। लेकिन इस पंप को बहुत प्रेशर नहीं बढ़ाना, बस इस पंप को इतना प्रेशर बढ़ाना है कि रास्ते का जो रेजिस्टेंस है, ये रास्ते का जो प्रतिरोध है, उसको ओवरकम करके पेट्रोल यहां पे आ जाए। और यहां पे पेट्रोल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, अभी मैं दिखाऊंगा। तो फ्यूल फ्रॉम पंप आया। अब जब ये फ्यूल फ्रॉम पंप आया तो यहां पे देखिए धीरे से ये लगा है स्ट्रेनर का मतलब एक छन्नी लगी हुई है, फिल्टर लगा हुआ है, ताकि जब आपकी पेट्रोल टंकी से पेट्रोल फ्लोट चैम्बर में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं फ्लोट चैम्बर। इस एरिया को हम कह रहे हैं बेटा, ये रेक्टेंगुलर जो एरिया है इसको कहते हैं फ्लोट चैम्बर। इस फ्लोट चैम्बर में जब तेल आए तो इसमें कोई अशुद्धि ना आए, कोई फॉरेन मटेरियल ना आए, तो वो फिल्टर क्या करेगा, इस फॉरेन मटेरियल को रोक लेगा और एक तरह से शुद्ध पेट्रोल इसके अंदर जाएगा। ठीक है, फिजिकल फिल्ट्रेशन होगा, केमिकल फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो फिजिकली रूप से कोई भी उसमें शुद्धि नहीं जा पाएगी। ठीक है, डस्ट डर्ट वगैरह नहीं जाएगी। अब ये रुक गया। अब ये तेल यहां से रिस के नीचे आएगा। अब इस फ्लोट चैम्बर में तेल जो है आता जाएगा, इस फ्लोट चैम्बर में तेल आता जाएगा और भरता जाएगा। लेकिन अब यहां पे एक लाइन बनी हुई है, इस फ्लोट चैम्बर में तेल एक निर्धारित लेवल तक आना है, उससे ज्यादा नहीं।
तो अब अगर आप समझें इस पूरे फिगर को, तो यहां पे मैं मिटा दूंगा अभी थोड़ा सा सारा, फिर आपको दिखाऊंगा। ये एक चीज है फ्लोट। अब जरा समझिए बेटा, ये हमारी कुछ टंकी है इस तरह से, ये हमारी टंकी है। इस टंकी में हमें इस लेवल तक पेट्रोल भरना है, तो ये प्री डिटरमिन्ड लेवल है, इससे ज्यादा पेट्रोल हमें नहीं रखना है। इसका मतलब हम चाहते हैं जैसे ही पेट्रोल का लेवल ये आ जाए फ्लोट चैम्बर में, तेल का आना बंद हो जाए, तेल फिर ना आए। तो अब फ्लोट चैम्बर में हम लोग करते क्या है, यहां पे एक फ्लोट वॉल लगाते हैं। ये फ्लोट वॉल जो हम लगाते हैं, जरा समझिए थोड़ा सा, यहां पे हम लोग इस तरह से एक फ्लोट लगाते हैं। ये फ्लोट क्या है, कुछ नहीं है, प्लास्टिक का एक गुटका है। और इसके ऊपर हम लोग करते क्या है, इस तरह से एक बेटा निडल वॉल देते, और आने वाला जो पाइप है जहां से तेल आ रहा है वो कुछ इस तरह का है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये चीज यहां पे हिंज है। तो अब समझिए, ये जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया है बेटा, ये ब्लू कलर का कुछ नहीं है, ये खोखला प्लास्टिक का बॉल है, चौकोर सा, इसको बोलते हैं फ्लोट वॉल। अब जिस वक्त इस टंकी में या इस फ्लोट चैम्बर में कोई तेल नहीं है, उस वक्त यहां से तेल आएगा, छन्नी से नीचे गिरता जाएगा। उस वक्त ये निडल वॉल, ये फ्लोट इस तरह से रहेगा ही नहीं। ये फ्लोट इस वक्त ऐसा हॉरिजॉन्टल है, फ्लोट के ऊपर निडल वॉल ने आने वाले रास्ते को बंद कर रखा है। बेटा समझना थोड़ा सा, ये अगर आने वाला रास्ता है, इस आने वाले रास्ते को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा बेटा, इस रास्ते को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से हमारे फ्लोट के ऊपर ये लगा हुआ है, और ये फ्लोट हमारा हिंज है दीवार पे। जिस वक्त ये फ्लोट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये निडल वॉल जाके इसको बंद कर देगा। लेकिन शुरू में क्या है, ये फ्लोट हॉरिजॉन्टल थोड़ी है, ये फ्लोट तो हिंज्ड है यहां पे, ये फ्लोट तो यहां पे हिंज्ड है, ये पे हिंज्ड है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे लुटका रहेगा, ये फ्लोट ऐसे गिरा रहेगा। फ्लोट गिरा रहेगा तो निडल वॉल क्या रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा। अब जैसे जैसे पेट्रोल आता जाएगा इस रास्ते से, इस रास्ते से पेट्रोल आता जाएगा, टंकी में पेट्रोल, फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल भरता जाएगा, पेट्रोल का लेवल बढ़ता जाएगा, तो फ्लोट के ऊपर क्या लगेगा, बॉयंसी फोर्स लगेगा, प्लावन बल, जिसकी वजह से फ्लोट धीरे धीरे क्या होगा, फ्लोट उठना शुरू करेगा। उठते उठते धीरे क्या होगा, फ्लोट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जैसे ही फ्लोट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो क्या होगा, ये निडल वॉल जो इस तरह से था ये ऐसे हो जाएगा, और निडल वॉल क्या करेगा, आने वाले तेल के रास्ते को बंद कर। इसका मतलब समझिए, इस फ्लोट चैम्बर के द्वारा हम करते क्या है, इस फ्लोट चैम्बर के अंदर तीन कंपोनेंट है, एक है स्ट्रेनर और फिल्टर जो आने वाले तेल को छान देगा, उसके बाद एक है फ्लोट जो उस पर पेट्रोल का लेवल बढ़ने पे तैरेगा और धीरे धीरे उठेगा उत्प्लावन बल के कारण, और जैसे ही लेवल एक प्री डिटरमिन्ड लेवल पे आएगा ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जो निडल वॉल्व है वो ऊपर वर्टिकल हो जाएगा, और निडल वॉल्व क्या करेगा, आने वाले रास्ते को बंद कर देगा। अब इस पूरे फ्लोट चैम्बर में तेल भरा हुआ है। अब जब कार्बोरेटर वर्क करेगा, जब इंजन स्टार्ट होगा, सक्शन स्ट्रोक आएगा, चार्ज बनेगा, कैसे भी बनेगा, चार्ज बन के खींचेगा, जैसे यहां से तेल खींचेगा तो यहां पे तेल का लेवल कम हो जाएगा। जैसे तेल का लेवल कम हो जाएगा तो फ्लोट गिर जाएगा, फ्लोट गिर जाएगा तो निडल वॉल्व क्या करेगा, ऐसे तो रहेगा नहीं, निडल वॉल्व ऐसे हो जाएगा। जब निडल वॉल्व ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, तेल का रास्ता फिर खुल जाएगा, तो वहां से तेल आ रहा है। लेकिन मान लीजिए इसमें तेल भरा हुआ है और तेल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गाड़ी चल नहीं रही है, इंजन रुका हुआ है यहां, तो उस वक्त क्या करेगा, फ्लोट वॉल्व क्या करेगा, फ्लोट वॉल्व के ऊपर जो फ्लोट के ऊपर जो निडल वॉल्व लगा है वो आने वाले रास्ते को बंद कर देगा। इसका मतलब इस फ्लोट चैम्बर में एक पूर्व निर्धारित लेवल तक पेट्रोल हमेशा बना रहेगा। अगर यहां से पेट्रोल खिंच के एयर के साथ मिक्स होके चार्ज बन के इंजन की जरूरत के हिसाब से अंदर चला गया है और यहां तेल कम हो गया है, तो तेल के लेवल कम होने से फ्लोट हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगा, फ्लोट गिर जाएगा। जब फ्लोट गिर जाएगा तो आने वाले तेल का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि निडल वॉल्व वर्टिकल नहीं है, निडल वॉल्व थोड़ा सा टेपर हो जाएगा तो रास्ता खुल जाएगा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली फ्यूल के लेवल को हम मेंटेन करेंगे फ्लोट चैम्बर में, किसकी मदद से, निडल वॉल्व और फ्लोट की मदद से। इसी चीज को मैंने लिखा है और अपने आप में ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्लोट चैम्बर का काम क्या है। तो फ्लोट चैम्बर का काम है कि पेट्रोल को एक निर्धारित लेवल पे हर समय मेंटेन रखना। जब इंजन इस पेट्रोल को खींच ले या ये इस्तेमाल हो जाए तो उतना ही पेट्रोल फिर वापस आ जाए, लेकिन एक बार जब लेवल आ जाए तो पेट्रोल का आना बंद हो जाए, ताकि कैसे होगा, वो निडल वॉल्व जाके उस रास्ते को बंद कर देगा। इस चीज को मैंने लिखा है और अभी मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखा रहा हूं। तो ये मैंने आपको पहला फंक्शन बताया फ्लोट चैम्बर का। अब जरा इस बात को जरा देख लेते हैं। फ्लोट चैम्बर
इन फ्लोट चैम्बर विद द हेल्प ऑफ फ्लोट। देखिए बेटा मैं क्या क्या लिख रहा हूं, इन फ्लोट चैम्बर विद द हेल्प ऑफ फ्लोट एंड निडल वॉल द फ्यूल इज मेंटेन्ड एट प्री डिटरमिन्ड लेवल ऑटोमेटिकली। स्वतः पेट्रोल चैम्बर में पेट्रोल एक निर्धारित पूर्व स्तर तक मेंटेन किया जाता है निडल वॉल और फ्लोट की मदद से। एज द फ्यूल इज सक्ड बाय फ्यूल नोजल। अब बेटा ये जो तेल आपने यहां भर रखा है, ये तेल क्यों भरा है? अरे सर इसलिए भरा है कि जब एयर आए तो उसके साथ तेल जाए, मिक्सचर बने, इंजन चले धड़ाधड़। व्हेन द फ्यूल इज सक्ड बाय फ्यूल नोजल, ये तेल कहां जाएगा? सर ये तेल जो है इस यहां से फुआरे बन के निकलेगा, इसी को बोलते हैं फ्यूल नोजल। ये हमारा वेंचुरी सेक्शन है, नंबर 2 कंपोनेंट में आएगा। तो जब यहां से तेल खींचेगा, तो कैसे खींचेगा? मैंने कहा धीरे धीरे आएगा। जब तेल खींचेगा तो यहां पे लेवल गिरेगा। एज द फ्यूल इज सक्ड बाय द फ्यूल नोजल इन द मेन ट्यूब, इसी को बोलते हैं मेन ट्यूब, फ्यूल लेवल ड्रॉप्स। जब यहां से तेल खींच जाएगा, यहां पे लेवल गिर जाएगा, फ्यूल लेवल ड्रॉप्स एंड द फ्लोट डिप्स। और ये फ्लोट है जो तैरने वाला गुटका है प्लास्टिक का, वो गिर जाएगा, झुक जाएगा। जब झुक जाएगा सो दैट निडल वॉल ओपन्स, और निडल वॉल क्या करेगा? आने वाले तेल का इनकमिंग पैसेज ऑफ पेट्रोल वो खोल देगा, आने वाले तेल के रास्ते खोल देगा। कब? जब यहां पेट्रोल खिंच जाएगा। पेट्रोल खिंच जाएगा तो लेवल गिर जाएगा, लेवल गिर जाएगा तो फ्लोट डिप कर जाएगा, फ्लोट डिप कर जाएगा, निडल वॉल क्या करेगा? निडल वॉल आने वाले तेल का रास्ता खोल देगा। ओके, व्हेन पेट्रोल कम्स इन, पेट्रोल आता जाएगा। जब पेट्रोल आता जाएगा, व्हेन पेट्रोल कम्स इन लेवल ऑफ पेट्रोल राइजेस, और पेट्रोल का तल बढ़ने लगेगा। जब पेट्रोल का तल बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? ड्यू टू बॉइंट फोर्स, उत्प्लावन बल के कारण फ्लोट जो है धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और फ्लोट ऊपर उठते उठते क्या होगा? फ्लोट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जैसे ही फ्लोट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो क्या होगा? इट अगेन क्लोजेस द फ्यूल पैसेज। फ्लोट के हॉरिजॉन्टल होने से निडल वॉल क्या करेगा? इनकमिंग जो ऑयल था, जो पेट्रोल आ रहा था ऊपर से, उसका रास्ता जाके बंद कर देगा निडल वॉल की वजह से। दिस प्रोसेस रिपीट्स ऑन एंड ऑन कंटिन्यूअसली टिल द इंजन इज रिंग। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तेल खपता रहेगा, तेल आना शुरू करेगा, तेल निर्धारित लेवल पे आ जाएगा, निडल वॉल बंद कर देगा, फिर तेल खप जाएगा, फिर तेल आएगा। इसका मतलब ये रिपीटेड होता रहेगा। इस प्रकार से घर में हमारी पत्नी क्या करती है? घर में आटे का लेवल मेंटेन रखती है। उनको मालूम है कम से कम 1 किलो आटा होना चाहिए 2 टाइम 4 टाइम खाने। तो 5 किलो का आटा आता है, खत्म हो जाता है, अभी खत्म होने नहीं वाला होता है, 1 किलो बचा होता है, फिर कहती है 5 किलो ले आओ। तो अपना वो कम से कम एक मेंटेन रखती है। तो इसका मतलब निर्धारित रिपीट होता रहेगा प्रक्रिया, बस इतना कहने का मतलब। तो ये जो प्रश्न आया हुआ तो मैंने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले बेटा अपने फर्स्ट कंपोनेंट को डिस्कस किया, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोट चैम्बर। तो फ्लोट चैम्बर के अंदर होता है ये 3 कंपोनेंट। इन 3 कंपोनेंट का क्या काम है पर्टिकुलरली इन 3 का, और इस फ्लोट चैम्बर में अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, और फ्लोट चैम्बर करता क्या है। क्योंकि प्रश्न इसमें बना है तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रश्न आया है इसलिए एक्सप्लेन किया है, बिना इसके हम इसकी पूरी वर्किंग को एक्सप्लेन कर ही ना पाते। अब चलते हैं नंबर 2 कंपोनेंट पे। नंबर 2 कहलाता है बेटा वेंचुरी ट्यूब, जिसको कभी कभी हम लोग कहते हैं मेन ट्यूब। मेन ट्यूब भी कह सकते हैं, लेकिन वेंचुरी ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे आप देखिए बेटा, ये जो हमारी ट्यूब है, ये हमारा मेन ट्यूब है, ये मेन ट्यूब है। इस ट्यूब का ये वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं वेंचुरी सेक्शन। यहां पे आप देखिए वेंचुरी क्रिएटेड है, और इसका मतलब देखिए अगर हमारा ट्यूब है और आपने यहां पे वेंचुरी बना रखी है, तो कहीं ना कहीं यहां पे क्या होगा? थ्रोट होगा। और थ्रोट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, थ्रोट होता है मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ईश्वर ने भी हम लोगों को थ्रोट दिया है, ये देखिए, ये और फिर ये। अब तो थोड़ा पतले मोटे नहीं रहे, वरना तो हम ऐसे हो जाते हैं। इसका मतलब थ्रोट, तो थ्रोट मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हमारा वेंचुरी सेक्शन है, इसीलिए कभी कभी इसको वेंचुरी ट्यूब भी कहते हैं। तो वेंचुरी ट्यूब में क्या है? वेंचुरी सेक्शन है। और जो वेंचुरी सेक्शन है, यहां पे ये हमारे फ्यूल नोजल है, जहां से तेल फुहार बन के निकलेगा। तो तेल फुहार बन के कैसे निकलेगा? प्रेशर कहां से डेवलप होगा? मैंने कहा प्रेशर डेवलप नहीं होगा, हम इसको खींचेंगे, सक्शन होगा, सक्शन से तेल खींचेगा। सर कैसे खींचेगा? मैंने कहा वर्किंग में अभी समझ में आए। बहरहाल सेकंड कंपोनेंट जो है वो आपके समझ में आना चाहिए। वेंचुरी ट्यूब कहां पे है? ये है, ये हमारा वेंचुरी सेक्शन है। और ये जो हमारी है नोजल, यहां पे हमारा तेल फुहार बन के निकला, इसको बोलते हैं फ्यूल नोजल। सर इस नोजल से पेट्रोल मींस तेल और वायु का मिक्सचर निकलेगा? मैंने कहा ना 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 ना, इस फ्यूल, इसको बोला फ्यूल नोजल। फ्यूल बोला ईंधन की नोजल। तो यहां पे पेट्रोल की फुहार निकलेगी। तो पेट्रोल की फुहार निकलेगी तो एयर कहां से आएगी? मैंने कहा एयर अभी नीचे से आएगी, देखते हैं। इसका मतलब फ्यूल नोजल से क्या निकलेगा? पेट्रोल निकलेगा, फिर ये एयर के साथ मिक्स होगा और फिर आगे जाएगा। ठीक है, आई। तो इसका मतलब वेंचुरी सेक्शन होगा और फ्यूल नोजल होगा। ये दोनों कहां होगा? वेंचुरी ट्यूब में होगा।
क्या स्थिति होती है, सर कैसे काम करेगा, मैंने कहा जस्ट अभी देखते हैं। तीसरा कंपोनेंट होता है बेटा थ्रॉटल वॉल्व। ये है हमारा थ्रॉटल वॉल्व। अब ये थ्रॉटल वॉल्व क्या होता है, जरा अभी आगे देखते चलिए। तो ये थ्रॉटल वॉल्व ये होता है। अब ये थ्रॉटल वॉल्व क्या करेगा, फंक्शन समझ में आएगा। हम सिर्फ थ्रॉटल वॉल्व दिखा रहे हैं कहां पे होता है। और चौथी चीज होती है चोक, या कभी कभी इसको बोलते हैं चोक वॉल्व। आप चोक बोलिए या चोक वॉल्व बोलिए, एक ही बात। ये है नीचे ये जो लगा, इसका मतलब अब अगर आप देखें तो आपके सिंपल कार्बोरेटर में मैंने आपको 4 मेन एरियाज दिखाए। एक ये दिखाया अभी फ्लोट चैम्बर, दूसरा ये दिखाया वेंचुरी सेक्शन, तीसरा ये दिखाया थ्रॉटल वॉल्व, और चौथा ये दिखाया। अब ये 4 जो है आपने कम से कम देख लिए, जिसमें से आपने फ्लोट चैम्बर का फंक्शन या उसकी क्या जरूरत है या उससे आप क्या चाहते हैं वो भी देख लिया। अब ये पूरा कार्बोरेटर कैसे काम करता है मैं इसको समझाने की कोशिश कर, ठीक है। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं अपने पहले वाले फिगर पे जाके समझाना चाहूंगा, ताकि मैं थोड़ा सा बेहतर तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो बड़ा फिगर बना रखा है, मैं पहले फिगर पे जा रहा हूं। तो हम लोगों ने कंपोनेंट देख लिए है ना। उस कंपोनेंट के बाद हम लोगों ने पहला फ्लोट चैम्बर का डिस्क्रिप्शन भी देख लिया, फ्लोट चैम्बर के बारे में पढ़ भी लिया। मैंने पूरा आपको यहां तक एक्सप्लेन किया है, अंग्रेजी की हिंदी बना बना के जितनी मुझे आती है। अंग्रेजी मुझे भी बहुत नहीं आती बेटा, हिंदी माध्यम में पढ़े हैं, लेकिन चूंकि इंग्लिश वर्ड्स से पाला पड़ता है तो कम से कम काम चलाओ अंग्रेजी सीख ली है, नहीं तो लोग हंसते थे बड़ा, है ना। चलिए आइए हम लोग फर्स्ट फिगर पे आते हैं। बेटा ये है हमारा सिंपल कार्बोरेटर। अब आप पहचान रहे हैं व्हाट इज दिस फ्लोट चैम्बर, व्हाट इज दिस वेंचुरी ट्यूब, मेन ट्यूब जिसमें ये क्या है वेंचुरी सेक्शन, ये क्या है फ्यूल नोजल, ये क्या है चोक वॉल्व, ये क्या है थ्रॉटल या थ्रॉटल वॉल्व। अब सर ये क्या है, मैंने देखो बेटा ये क्या है पहले समझो। इसको हम लोग कहते हैं इनलेट मैनीफोल्ड। इनलेट मैनीफोल्ड बेटा देखिए यहां पे इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैनीफोल्ड कभी कभी हम बोलेंगे इनलेट मैनीफोल्ड, कभी कभी बोलेंगे एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। बेटा इनलेट मैनीफोल्ड या एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड का मतलब होता है इनकमिंग चीज को लाने वाला बड़ा वाला पाइप, और आउटगोइंग एग्जॉस्ट का मतलब आउटगोइंग एग्जॉस्ट गैसेस को ले जाने वाला। इनलेट मैनीफोल्ड एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। इनलेट मैनीफोल्ड से क्या आएगा, पेट्रोल इंजन में चार्ज आएगा, यहां से चार्ज आएगा। अब चार्ज आएगा कब, जब बनेगा, चार्ज बनेगा अंदर, तो चार्ज बन के अंदर जब जाएगा तो इनलेट मैनीफोल्ड जाएगा। और ये क्या है, ये हमारा कुछ नहीं है, रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन है। अब अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए ये हम लोग का आईडीसी है और ये हम लोग का ओडीसी है। पिस्टन क्या करता है, आईडीसी से ओडीसी जाता है। अब जैसे ही सक्शन स्ट्रोक होगा तो पिस्टन क्या करेगा, आईडीसी से ओडीसी जाएगा। जब पिस्टन आईडीसी से ओडीसी जाएगा तो शुरुआत में कहां पे रहेगा, आईडीसी पे रहेगा। जब पिस्टन आईडीसी पे रहेगा तो क्लियरेंस वॉल्यूम में कुछ ना कुछ है, आप जानते हैं क्या है। पिछली बार जब इंजन बंद किया गया होगा, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खुला होगा, जली गैसेस बाहर जा रही होंगी, जली गैसेस बाहर जा रही हैं, जली गैसेस बाहर जा रही हैं, एग्जॉस्ट वाल्व खुला है। करते करते पिस्टन कहां तक आ सकता है, आईडीसी तक आ गया। पिस्टन आईडीसी तक आ गया, इसके आगे जा नहीं सकता और जली गैसेस निकलती जाएंगी। लेकिन जब इन जली गैसेस का प्रेशर 1 बार के बराबर हो जाएगा तो क्या ये बाहर जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी, यहीं पड़ी रहेंगी। चाहे तुम एग्जॉस्ट वाल्व खुला रखो, हम खुला भी रखते हैं कुछ देर तक सक्शन स्ट्रोक शुरू होने के बाद भी। इसका मतलब जब हम सक्शन करेंगे तो क्या होगा, यही एग्जॉस्ट गैसेस जो 1 बार की हैं वो एक्सपेंड करेंगी। अब जब एक्सपेंड करेंगी तो प्रेशर अंदर का गिरेगा, तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा बिलो एटमॉस्फेयर। जैसे प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, वायुमंडल से जो भी चीज है रास्ते में उस लाइन में वो खींचेगी। तो आप जरा समझिए, जैसे ही पिस्टन आईडीसी से ओडीसी चलेगा, किस स्ट्रोक के दौरान बात कर रहे हैं यार ध्यान रखिएगा, पिस्टन आईडीसी से ओडीसी 2 बार जाता है। एक बार सक्शन में, कंप्रेशन में तो वापस आएगा, फिर पावर में। तो पिस्टन आईडीसी से ओडीसी जाता है, पावर स्ट्रोक में नहीं। जब पिस्टन आईडीसी से ओडीसी सक्शन स्ट्रोक के दौरान जाएगा तो क्या करेगा, सक करेगा, खींचेगा। क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है और बाहर का जो प्रेशर एटमॉस्फेयर पे है, तो बाहर से वो एयर खींच सकता है या बाहर से चार्ज खींच सकता है, जिसका प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक होगा। अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है, अंदर 0.9 बार है, बाहर 1 बार है, अंदर 0.7 बार है, बाहर 1 बार है। तो 1 बार की चीज को खींच लेगा, चाहे वो एयर हो चाहे चार्ज हो। और इसको हमने जोड़ किससे रखा है, इनलेट मैनीफोल्ड से हमने कार्बोरेटर में जोड़ रखा है। कार्बोरेटर में हम यहां पे क्या बना रहे हैं, कार्बोरेटर में मिक्सचर बना रहे हैं। किस चीज का, पेट्रोल की वाष्प और वायु का। तो किसको खींचेगा, मिक्सचर को खींचेगा। लेकिन यहां से मिक्सचर कब खींचे, मिक्सचर बनेगा तो वास्तव में शुरू में क्या होगा, शुरू में जब इंजन स्टार्ट करोगे तो फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल भरा हुआ है। अब देखो बेटा, ये जो पेट्रोल है
ये निर्धारित लेवल तक भरा हुआ, नीचे तक पेट्रोल भरा हुआ बेटा, सिंबॉलिक तौर पे है, दिखाया नहीं गया है, ये भरा हुआ है। और ये पेट्रोल क्या होगा, इस ट्यूब में भी भरा हुआ है। अब जैसे पिस्टन आईडीसी से ओडीसी जाएगा, वातावरण से एयर खींचेगी, ऐसे ये एयर खींचेगी और ये एयर को खींचेगा। तो एक तरह से कहिए सक्शन स्ट्रोक के दौरान जैसे ही पिस्टन ऐसे जाएगा तो वेंचुरी ट्यूब नहीं बोलिए, मेन ट्यूब में एयर खींचेगी, नीचे से एटमॉस्फेयर से एयर खींचेगी। सर अंदर एयर आएगी, मैंने कहा भाई एयर खींच रही है, एयर आएगी कि नहीं वो तो देखेंगे। अब एयर खींचेगी, अगर रास्ते में इसको पेट्रोल नहीं मिला तो एयर अंदर चली जाएगी, और रास्ते में कहीं पेट्रोल मिल गया फुहार के रूप में तो मतलब वो एक्सेप्ट कर लेगी, उससे मिक्सचर बनाएगी और वो जाएगा। बहरहाल सक्शन स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन आईडीसी से ओडीसी जाएगा तो वो क्या करेगा, मेन ट्यूब इस चीज को खींचेगा। किसको खींचेगा, इस एयर को खींचेगा। ये एयर कौन सी है, ये सर एटमॉस्फेरिक एयर है। तो एटमॉस्फेरिक एयर दौड़ेगी इसमें। जब एटमॉस्फेरिक एयर दौड़ेगी तो ऐसे दौड़ेगी, जब दौड़ेगी तो दौड़ते दौड़ते कहां जाएगी, यहां पे थ्रोट पे आएगी। थ्रोट पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया न्यूनतम है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां न्यूनतम है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर गिर जाएगा, क्योंकि बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि टोटल एनर्जी हेड रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर हम लोग दो सेक्शन ले लेते हैं और उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो फिलहाल मैं समझा रहा था अभी आपको, इसमें एक कंपोनेंट ये भी है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ये है इनलेट मैनिफोल्ड। तो एक बार मैं फिर से इसको कहना चाहूंगा, अगर आप देखिए, ये हमारा है रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिस्टम, ये हमारा इनलेट मैनिफोल्ड, ये हमारी मेन ट्यूब, ये हमारा थ्रॉटल वॉल्व, ये हमारा वेंचुरी सेक्शन, ये हमारी फ्यूल नोजल, ये हमारा चोक वॉल्व, ये हमारा पूरा फ्लोट चैम्बर, इसमें ये स्ट्रेनर या फिल्टर, ये हमारा निडल वॉल्व, ये हमारा फ्लोट, इस पूरे में तेल एक निर्धारित लेवल तक बढ़ा हुआ है, और यहां पे ये वेंट है, ये वेंट है। वेंट का मतलब पाइप दे दिया है सिर्फ, यहां से एक ओपनिंग लेके इसको जोड़ दिया गया पाइप। इसका मतलब यहां पे प्रेशर क्या होगा, तो यहां पे प्रेशर ये, चूंकि इसके साथ कनेक्शन में है, और यहां पे प्रेशर क्या है, इस जगह पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो यहां पे प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक होगा। इसका मतलब फ्लोट चैम्बर में जो पेट्रोल होता है वो किस प्रेशर पे होता है, हाई प्रेशर पे, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। उसके लिए सर एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें सर एक छेद रहता है, और वो छेद जाके एक पाइप के द्वारा कहां खुलता है, मेन ट्यूब में। और मेन ट्यूब में कैसी होती है, एयर होती है, नीचे की तरफ की बात कर रहे हैं, वेंचुरी सेक्शन से नीचे की तरफ। ओके, अब मैं आपको इसमें 3 सेक्शन दिखाऊंगा और वर्किंग को समझाने की कोशिश करूं, लेकिन मैं चाहता हूं वर्किंग पे जाने से पहले आप इस चीज को बेसिकली समझ चुके हैं कि नहीं, कि हमारा इंजन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। अगर आप कंपोनेंट समझ चुके हैं तो मुझे वर्किंग समझाना आसान होगा। तो मैं बेटा अब वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक बार फिर से इसको पूरा साफ करूंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, आइए अब जरा देखिए, हम इसमें यहां पे दिखा रहे हैं सेक्शन 1.1, ये 1.1, और हम 1.1 सेक्शन दिखा रहे हैं ये। इस दोनों का 1.1 कैसे कह सकते हैं, मैंने कहा बेटा इन दोनों को हम 1.1 सेक्शन इसलिए कह रहे हैं कि इन दोनों जगहों पे एक हमारा है सेक्शन 1.1 और दूसरा सेक्शन हम लेने जा रहे हैं अभी 2.2। लेकिन 1.1 सेक्शन हमने दिया है जहां पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक। तो अब देखिए इस जगह पे जो 1.1 सेक्शन लिया, यहां पे कैसी एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है। यहां पे हमने 1.1 सेक्शन लिया, यहां पे क्या है सर, इसके ऊपर क्या है, मैंने कहा इसके ऊपर एयर है। सर ये एयर कौन सी है, मैंने कहा ये एयर वो है जो यहां से आई है, यहां से आई है, यहां से आई है, ये एयर है। और यहां पे जो एयर है इस जगह पे, मतलब वेंचुरी सेक्शन नीचे, वेंचुरी सेक्शन के नीचे क्या है सर, वेंचुरी सेक्शन नीचे है एयर। बेटा ये जो चोक वॉल्व है, इसको भी अगर हम लोग माने तो ये चोक वॉल्व इस तरह से नहीं है, ये एकदम वर्टिकल है या खुला हुआ है, ये एयर को रोक नहीं रहा है। कायदे से यहां पे हम चोक वॉल्व ना दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, और होता भी है शुरू में सिंपल कोऑपरेटिव चोक वॉल्व नहीं दिखाते हैं। तो ये मानिए कि आप ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से है। अब जरा थोड़ा सा चूंकि हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो बेटा ये चोक वॉल्व और ये थ्रॉटल वॉल्व दोनों कैसे काम करते हैं मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, शायद मैं समझा पाऊं आपको। देखिए बेटा ये ट्यूब है, तो सपोज कीजिए ये हमारा ट्यूब है, इस तरह से ट्यूब है ये, देखिए अगर आप इस ट्यूब को आप देखिए, ये इस तरह से वर्टिकल है। अब इस ट्यूब के ऊपर एक सर्कुलर चकती है, ये सर्कुलर चकती यहां पे भी, सर्कुलर चकती यहां पे भी है। इस वाले को थ्रॉटल वॉल्व मान लीजिए, इस वाले को चोक वॉल्व मान लीजिए। अब अगर ये चकती, सर्कुलर चकती वृत्ताकार, इसके ऊपर ऐसे ऐसे रख दी जाए फ्रंट व्यू में, तो इसने रास्ता बंद कर दिया, थ्रॉटल वॉल्व बंद है, मतलब अब कुछ ऊपर नहीं जा सकता। और यही चकती अगर नीचे ऐसे बंद कर दें तो आपको कुछ नहीं दिखे। इसका मतलब अगर ये चकती इस तरह से है तो रास्ते को बंद कर देगी, लेकिन अगर ये चकती ऐसे ना हो के, समझिएगा ऐसे ना हो के ऐसे है, वर्टिकल है। अगर ये वर्टिकल है तो क्या होगा, अगर ये वर्टिकल है तो आपको ये चकती ऐसे वर्टिकल हो जाए, ये वर्टिकल हो जाए, रास्ता पूरा पूरा खुला मिलेगा। तो अब इसका मतलब समझिए, इसके ऊपर एक डंडी लगी हुई है, तो हम चाहें तो जो खोल बन सकते हैं। तो ये जो हमारा थ्रॉटल वॉल्व है, ये हम इस डंडी के द्वारा
हैंडल से ऐसे करेंगे, तो ऐसे कर देंगे तो पट हो जाएगा बंद, ऐसे कर देंगे खुल जाएगा। तो थ्रॉटल वाल्व ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, पार्शियली ओपन हो सकता है। तो ये आप समझिए थोड़ा सा, ये जो हमारा वाल्व है इस वक्त ये है, अगर हम इसको ऐसे कर दें बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं फ्रंट व्यू में आपको लाइन आ रही है, टॉप व्यू में सर्किल आ रहा है, इसका मतलब फुल्ली क्लोज है। और मान लीजिए हम इसको ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू में आपको लाइन आ रही है, टॉप व्यू में भी लाइन आएगी, साइड व्यू में सर्किल आएगा, इसका मतलब इस वक्त फुल्ली ओपन है। तो ये कहलाएगा फुल्ली ओपन थ्रॉटल, ये कहलाएगा फुल्ली क्लोज थ्रॉटल वाल्व। और इस वक्त क्या कहलाएगा सर, इस वक्त कहलाएगा पार्शियली ओपन। इसका मतलब ये जो हमारे वाल्व होते हैं ये खुले होते हैं। इस वक्त आप इसको क्या कह सकते हैं सर, पार्शियली चोक्ड, चोक वाल्व पार्शियली क्लोज है। नहीं, तो हम यहां पे कह रहे हैं आपसे कि आप मानिए कि हमारा ये जो चोक वाल्व है ये फुल्ली ओपन है। चोक वाल्व इस वक्त हमारा फुल्ली ओपन है, तो चोक वाल्व कुछ इस तरह से है। अब जरा देखिए, ये एटमॉस्फेयर एयर है 1-1 पे, और हमारा यहां पे कौन सी एयर है, यहां पे एटमॉस्फेरिक एयर है। क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक एयर है तो यही तो यहां से जाएगी और जाके यहां पे है इसके ऊपर। तो ये जो हमारा फ्यूल है फ्लोट चैम्बर में, उसका जो लेवल है उसको मैंने 1-1 डिफाइन किया है। यहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक। ये जो हमारे चोक के नीचे एयर है, उस एंट्री जो है हमारी, वहां पे लेवल सॉरी हमने सेक्शन क्या लिया है, 1-1। तो 1-1 सेक्शन हमने दो जगह कंसीडर किया, बट दोनों जगह प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक। अब हम 2-2 सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं बेटा। ये 2-2 सेक्शन जो है बेटा थोड़ा सा इससे ऊपर है, मतलब 1-1 से ऊपर है। ये 1-1 वाली लाइन थी, ये 1-1 से थोड़ा ऊपर है, ये हमारा 2-2 सेक्शन। अब ये 2-2 सेक्शन जो है, मान लीजिए ये हमारा 1-1 सेक्शन था। ये 1-1 क्या था, ये 1-1 था जहां पे हमारे पेट्रोल का लेवल है। और 2-2 सेक्शन क्या है, 2-2 सेक्शन एक तरह से कह सकते हैं आप, जहां पे हमारा ये फ्यूल नोजल आके खुल रही है। तो फ्यूल नोजल जहां पे आके खुल रही है वो है 2-2 सेक्शन। तो 1-1 सेक्शन नीचे है, 2-2 सेक्शन थोड़ा सा उससे ऊपर है। तो ये बात मेरे पकड़ आ रहे हैं आप लोग। अब 2-2 सेक्शन हमने कहां बनाया है, या नोजल की हमने टिप जो है, नोजल का मुंह कहां रखा है, जहां पे थ्रोट है, जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब जरा मुझे ये बताइए, जब पिस्टन आईडीसी से ओडीसी की तरफ चलेगा, पिस्टन आईडीसी से ओडीसी की तरफ चलेगा, तो एटमॉस्फेरिक एयर खींचेगी, ये एटमॉस्फेरिक एयर खींचेगी, इसका प्रेशर क्या है, 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार। लेकिन जैसे ही ये एयर थ्रोट पे आएगी, इसका प्रेशर 1 बार रहेगा, मींस एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा, कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। अब यहां पे बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे जैसे ही पहुंचेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया है। तो बेटा लॉ ऑफ कंटिन्यूटी या कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितना मास यहां से चला उतना मास यहां पे होगा। तो ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2 पढ़ते हैं, या इसका अगर हम रो कंसीडर करें, कैंसिल कर दें, डेंसिटी को सेम कर दें, तो A1 बराबर A2। तो यहां पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब यहां पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मानी बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो कोई एक एनर्जी गिरेगी। कौन सी एनर्जी गिरेगी, प्रेशर एनर्जी गिरेगी। प्रेशर एनर्जी गिरेगी का मतलब क्या है, यहां पे प्रेशर क्या होगा 2-2 सेक्शन पे। अब मैं आपसे कह रहा हूं P1 = 1 बार। Now what will be P2? P2 will be less than 1 बार। यस सर। इसका मतलब ये जो हमारा P1 है, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो हमारा P1 है फ्लोट चैम्बर में जहां पे पेट्रोल है, उसके ऊपर जो प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक है। लेकिन जो हमारी नोजल टिप जहां रखी है, जब एयर खींचेगी तो यहां पे प्रेशर P2 होगा। यहां पे प्रेशर P2 है और तेल के ऊपर जो प्रेशर है P1 है। तो अगर ये P2 प्रेशर P1 से कम है तो क्या होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा। तो अब मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे इसके ऊपर प्रेशर है आपके P1 1 बार के बराबर, और यहां पे प्रेशर है P2। सामान्य तौर पे नहीं, जब ये आईडीसी से ओडीसी जाएगा, जब आईडीसी से ओडीसी जाएगा तो एयर को खींचेगा। जब एयर को खींचेगा तो वेंचुरी सेक्शन पे जो एयर है उसकी वेलोसिटी हाई होगी। वेलोसिटी हाई होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो प्रेशर एनर्जी डाउन होगी, गिरेगी, क्योंकि दोनों का हेड वो सम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। डेटम हेड को हमने इन दोनों के बीच में नेग्लेक्ट कर दिया, वरना तीनों हेड मिला के कांस्टेंट होता है। तो डेटम हेड को नेग्लेक्ट कर दें 1-1 और 2-2 के बीच में, 1-1 और 2-2 के बीच में डेटम हेड को नेग्लेक्ट कर दें तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हेड प्लस प्रेशर एनर्जी हेड मस्ट बी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी हेड बढ़ गया तो प्रेशर एनर्जी हेड घट जाएगा। इसका मतलब यहां पे थ्रोट पे जो प्रेशर होगा P2 दैट विल बी लेस देन एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब यहां पे प्रेशर P2 है और पेट्रोल के ऊपर जो प्रेशर है वो P1 है। P1 और P2 का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डेल्टा P। इसको बोलते हैं वेंचुरी डिप्रेशन। तो यहां पे एक सक्शन क्रिएट होगा और यहां से पेट्रोल की फुहार इस तरह से निकलेगी। जितनी तेजी से ये पीछे जाएगा उतनी तेजी से एयर खींचेगी, उतनी तेजी से एयर खींचेगी तो यहां पे वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी P2 प्रेशर उतना ज्यादा गिरेगा। जितना ज्यादा P2 प्रेशर गिरेगा P1 P2 के बीच में डिफरेंस
उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा तेल खींचेगा। तो फुहार के रूप में यहां से तेल खींचेगा। इसका मतलब यहां से तेल फेंकेंगे नहीं आप, क्योंकि जिस जगह पे तेल है वहां पे प्रेशर कम होगा तो वो खींच लेगा। मेरी बात को पकड़ पाए, इस चीज को मैंने लिखा है। अब ये तेल जो खींचेगा तो यहां पे तेल खींच के आ गया, लेकिन अब इसकी तेल के सराउंडिंग में क्या है, ये एयर आ रही है। ये एयर कौन सी है, एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है। अब जब तेल यहां से निकलेगा तो क्या एक धार के रूप में निकलेगा, एक मोटी धार के रूप में निकलेगा? नहीं सर, तेल यहां से महीन फुहार के रूप में निकलेगा। क्योंकि ये जो नोजल है इसमें हमने बहुत छोटे छोटे छेद कर रखे हैं। ये मल्टी होल नोजल है, सिंगल होल नोजल नहीं है, मल्टी होल है। तो यहां से तेल फुहार के रूप में निकलेगा, जैसे स्टोव के बर्नर से निकलता है। जब स्टोव में जब पंप करते हो तो जो पेट्रोल निकलता है वहां पे केरोसिन निकलता है, वो किस में, फुहार के रूप में निकलता है। तो एटोमाइज्ड रूप में निकलेगा। और साथ में सराउंडिंग में क्या है, एयर। और पेट्रोल तो उड़नशील होता है, पेट्रोल इसके साथ क्या करेगा, एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। और पहले तो पेट्रोल इस एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के बाद पहले देखो बेटा, फ्यूल नोजल से निकला फुहार के रूप में एटोमाइज होके, एटोमाइज हुआ तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सराउंडिंग में इसको एयर मिली तो फट से वाष्पीकृत हो गया, और वाष्पीकृत हो गया तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा। तो अब आपको यहां पे क्या हो चुका है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बन चुका। पेट्रोल खींचा कैसे सर, पेट्रोल इसलिए खींचा क्योंकि वेंचुरी सेक्शन पे वेंचुरी डिप्रेशन क्रिएट हुआ। सर वेंचुरी डिप्रेशन क्या होता है, मैंने कहा थ्रोट पे जो प्रेशर है और जो तुम्हारे पेट्रोल का जो लेवल है, उस पेट्रोल पे जो प्रेशर है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर वेंचुरी डिप्रेशन कहलाता है। P1 माइनस P2। P1 हमेशा होता है एटमॉस्फेरिक और P2 हमेशा होता है एटमॉस्फेयर से कम। तो P1 माइनस P2 कहलाता है डेल्टा P वेंचुरी डिप्रेशन। जितना ज्यादा वेंचुरी डिप्रेशन उतना ज्यादा पेट्रोल खींचेगा, और ये पेट्रोल जब खींचेगा तो फुहार के रूप में निकलेगा। फुहार के रूप में निकलेगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सराउंडिंग एयर के संपर्क में आके वाष्पीकृत हो जाएगा। जब वाष्पीकृत हो जाएगा तो एक साथ मिक्सचर बन जाएगा। अब इस मिक्सचर को इंजन को देने का काम उचित मात्रा में इस थ्रॉटल वॉल्व के द्वारा कंट्रोल होगा। लेकिन अभी मैं थ्रॉटल वॉल्व पे नहीं जा रहा हूं, थ्रॉटल वॉल्व के पहले इसी फंक्शन को दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपकी स्लाइड के साथ, अंग्रेजी को पढ़ते पढ़ते। तो आइए थोड़ा सा हम लोग स्लाइड के साथ इसको देखें। तो हम लोगों ने बेटा यहां पे ये देखा कि कार्बोरेटर में हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं, और इसके बाद मैंने आपको पहले कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया था। फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल का लेवल एक निर्धारित लेवल पे स्वतः ऑटोमेटिकली मेंटेन किया जाता है। तेल खप गया, फ्यूल नोजल ने तेल खींच लिया, इंजन में चार्ज चला गया, जल गया, इंजन ने ताकत दे दी, फलस्वरूप यहां पेट्रोल का लेवल गिर गया तो फ्लोट डिप हो जाएगा। फ्लोट डिप होने से निडल वॉल्व जो है आने वाले तेल का रास्ता छोड़ देगा, खुला कर देगा, आने वाला तेल आने लगेगा। लेकिन जब तेल आने लगेगा तो पेट्रोल का लेवल बढ़ेगा। जब पेट्रोल का लेवल बढ़ेगा तो फ्लोट के ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा, जिसकी वजह से फ्लोट ऊपर उठता जाएगा। उठते उठते धीरे धीरे वो हॉरिजॉन्टल हो, जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा निडल वॉल्व अपने रास्ते को बंद कर देगा। अब हम लोग चल रहे हैं इसके सेकंड कंपोनेंट पे, वेंचुरी ट्यूब। फ्यूल इन फ्लोट चैम्बर एट सेक्शन 1-1। ये जो हमारा फ्यूल है फ्लोट चैम्बर में, इसको हमने बोला है सेक्शन 1-1। एंड एयर इन ट्यूब एट सेक्शन 1-1 इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1। हमने यहां पे जो एयर है सेक्शन 1-1 बोला है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। इसमें क्यों बोला है दोनों को 1-1, सर इसको 1-1 बोलिए, इसको 2-2 बोलिए, इसको 3-3 बोलिए। मैंने कहा फिर 1-1 और 3-3 पे प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक होगा। और वैसे भी आप देखिए यहां पे जो एयर है, ये एयर जाके कम्युनिकेशन में किसके है, किसके संवाद में है, किससे, ये जाके एयर खुल रही है आपके इसके ऊपर। इसके लिए यहां पे प्रेशर क्या है, यहां पे प्रेशर वही है जो यहां पे है, और यहां पे प्रेशर क्या है, यहां पे एटमॉस्फेरिक है। जब तक आपने इसको खींचा, जैसे खींचेंगे तो ये दौड़ेगा, दौड़ेगा तो यहां पे प्रेशर कम होगा। ओके, अब When piston moves from IDC to ODC, अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये आपका लगा हुआ है इनलेट मैनिफोल्ड। पिस्टन मूव्स फ्रॉम IDC टू ODC। जब पिस्टन IDC से ODC जाता है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, किस दौरान, सक्शन स्ट्रोक के दौरान। चूंकि पिस्टन IDC ODC 2 बार जाता है, सक्शन में भी जाता है, पावर में भी जाता है, बट यहां बात हो रही है चार्ज को अंदर पहुंचाना है तो सक्शन स्ट्रोक की बात हो रही है। When piston moves from IDC to ODC during suction stroke, air is sucked through the tube। ये एयर को खींचेगा, किसके द्वारा, ट्यूब के द्वारा। When air passes through the tube at venturi throat section 2-2, हमने वेंचुरी थ्रोट क्या किया है, इस वाले सेक्शन को 2-2 डिफाइन किया है। जब एयर इस ट्यूब से पास करेगी और वेंचुरी सेक्शन पे जो गला है थ्रोट से गुजरेगी तो वहां पे क्या होगा, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बट प्रेशर डिक्रीजेस, परंतु वहां पे प्रेशर गिर जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर एनर्जी घटेगी। तो
प्रेशर एट द थ्रोट विल बिकम P2 और P2 हमेशा P1 से कम होगा। यहां पे जब एयर खींचेगी तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, 0.8 बार होगा। यहां पे 1 बार है तो 1 बार से 0.8 बार की तरफ अपने आप फुहार आने लगेगी, या कहीं ये खींचने लगेगा या कहीं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो मेंटेन होने लगेगा। लेकिन यहां पे हमने छिद्र बहुत सारे छेद कर दिए ताकि तेल जो निकले एक मोटी धार के रूप में न निकले, क्योंकि हमें इस तेल को जल्दी से वाष्पीकृत करके एयर के साथ मिक्सचर बनाना है। कोई चीज जल्दी पीनी होती चाहे तो उसको फैला के पीते हैं, प्लेट दे दो जल्दी पी ले, या फैला देते हैं, पानी सुखाना जमीन पे तो फैला देते हैं। तो बस सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने इसको फुहार के रूप में निकाला है। तो P2 P1 से कम होगा। सो एट वेंचुरी थ्रोट व्हेन फ्यूल नोजल माउथ इज प्लेस्ड एवेंचुअली डिप्रेशन डेल्टा P। जो हमारा थ्रोट है यहीं पे हमारी इस फ्यूल नोजल का मुंह है। फ्यूल नोजल का मुंह को कहां पे रखेंगे? वेंचुरी थ्रोट पे। क्यों? क्योंकि यहीं पे प्रेशर P2 आएगा। जब प्रेशर P2 आएगा तो क्या होगा? यहां से तेल का फुहारा खींचेगा। किसके कारण? डेल्टा P के कारण। डेल्टा P क्या है? P1 माइनस P2। ये 1 है, ये 0.8 है, तो ये कितना आ गया? 0.2। ये 1 है, ये 0.7 है, तो कितना आ गया? 0.3। तो वेंचुरी डिप्रेशन क्रिएट होगा। दिस डेल्टा P इज रिस्पॉन्सिबल टू सक फ्यूल। यही डेल्टा P जिम्मेदार है पेट्रोल को खींचने के लिए फ्रॉम थ्रोट चैम्बर एंड स्प्रे इट इन एटोमाइज्ड फॉर्म एट वेंचुरी सेक्शन 2-2। यही खींचेगा और फुहार के रूप में 2-2 सेक्शन पे फेंकेगा। Now this sprayed fuel petrol comes in contact with surrounding air। अब ये पेट्रोल जो फुहार के रूप में आया है ये चारों तरफ जो एयर है उसके कांटेक्ट में आएगा एंड इट इज एवोपरेटेड। ये पेट्रोल वाष्पीकृत हो जाएगा एंड मिक्सेस विथ एयर इन मिक्सिंग जोन। मिक्सिंग जोन कहां होगा? थ्रॉटल वाल्व के पहले। मिक्सिंग जोन में क्या होगा? इस वेपोराइज पेट्रोल जो कि एटोमाइज होने के बाद वेपोराइज हुआ है उसका वायु के साथ मिक्सचर बनेगा। ठीक है, इतनी बात। अब इस मिक्सचर को आगे पहुंचाना है इंजन तक, ज्यादा या कम, तो वो थ्रॉटल वॉल्व करेगा। थ्रॉटल वॉल्व इस वक्त है तो क्लोज, आपने थोड़ा सा खोला तो ये, फुल खोला तो ये थ्रॉटल वॉल्व खुलेगा। थ्रॉटल वॉल्व। तो अब इतनी बात समझ में आई। तो मिक्सचर प्रिपेयर हो गया, मिक्सिंग जोन में हमारे पास मिक्सचर मौजूद है। अब थ्रॉटल वॉल्व का काम है इसको आगे पहुंचाना। नाउ द चार्ज क्वांटिटी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर एंड एयर, इसी को बोलते हैं चार्ज। अब ये इंजन को ज्यादा जाएगा कि कम, ये डिपेंड करेगा थ्रॉटल वॉल्व को। अगर थ्रॉटल वॉल्व इस तरह है तो कहेगा फुल ओपन, 100% चार्ज जाएगा, मैक्सिमम चार्ज जाएगा। और इस तरह है तो फुल्ली क्लोज्ड तो बोलेगा क्लोज थ्रॉटल, 100% ओपन थ्रॉटल, 70% ओपन, 50% लाइट। ये क्लोज, ये ओपन। अब इसके बीच में स्थितियां बनेंगी। तो नाउ द चार्ज क्वांटिटी, चार्ज की जो मात्रा है वो इस बात में निर्भर करेगी कि थ्रॉटल वॉल्व की स्थिति क्या है। Now the charge quantity, homogeneous mixture of petrol vapor and air, is controlled by throttle valve and is supplied to the engine as engine desire। अब इंजन, तुम गाड़ी को तेज रफ्तार देना चाहते हो तो क्या करते हो? अगर हम कार में अपने एक्सीलेटर को दबाते हैं, पैर से एक्सीलेटर को दबाते हैं, तुम हाथ से बाइक में स्कूटी में करते हो, एक्सीलेटर को ऐसे करते हो। जैसे तुम एक्सीलेटर को ऐसे करते हो, एक्सीलेटर वायर से जाके ये थ्रॉटल वाल्व खुलता है। जब थ्रॉटल वाल्व खुलता है तो अंदर क्वांटिटी ज्यादा जाती है। जब अंदर ज्यादा क्वांटिटी जाती है तो ज्यादा मिक्सचर जलता है, ज्यादा मिक्सचर जलता है तो ज्यादा हीट एनर्जी आती है, ज्यादा हीट एनर्जी आती है तो पावर ज्यादा पैदा होती है, पावर ज्यादा पैदा होती है तो जो तुम्हारी जरूरत है, स्पीड बढ़ानी है या लोड उठाना है, दोनों स्थिति में काम आती है। तो बेटा अब जरा देखिए, थ्रॉटल वाल्व इज कनेक्टेड टू द एक्सेलरेटर। थ्रॉटल वाल्व किससे जुड़ा रहता है? एक्सेलरेटर से। टू द इंजन विच इज ऑपरेटेड बाई हैंड इन टू व्हीलर। जो हाथ मरोड़ते हो, एक्सीलेटर लेते हो, तो बस एक्सीलेटर लेते हो, करते क्या हो? अंदर ज्यादा ताकत मिलती है, गाड़ी भागने लगती है। कैसे भाई? अंदर ताकत ज्यादा इसलिए पैदा होती है कि जब तुम एक्सीलेटर इस तरह से लेते हो तो इस एक्सीलेटर वायर के द्वारा थ्रॉटल वाल्व खुलता है, और जब डाउन करते हो तो थ्रॉटल वाल्व बंद होता है। थ्रॉटल वाल्व बंद होता है तो अंदर मिक्सचर कम जाता है, खुलता है तो ज्यादा जाता है, ज्यादा ताकत ज्यादा मिलती है, कम ज्यादा ताकत कम मिलती है। तो एक्सीलेटर को खींचने से, तो टू व्हीलर में तो ऐसे करते हो, लेकिन फोर व्हीलर में हमारा तो दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रहता है। तो हम क्या करें? हम कहां से थ्रॉटल वाल्व चलाएं? तो हमारे पैर के ऊपर एक्सीलेटर दिया हुआ है, नीचे हमारे पैर पे तीन चीजें होती हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। तो एक्सीलेटर पर हम लोग, तो दाहिना पैर हमारा हमेशा एक्सीलेटर पे रहता है और उसी से ब्रेक भी लगती है, और लेफ्ट वाला हमारा क्लच पे रहता है, उसको बोलते हैं एबीसी। थोड़ा सा आगे देखेंगे। ओके, तो फोर व्हीलर में यही काम हम लोग करते हैं पैडल के थ्रू। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब थ्रॉटल वाल्व, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पेट्रोल इंजन में मिक्सचर की क्वांटिटी को कौन कंट्रोल करता है। बेटा देखिए, पीछे हम लोग देख के आए हैं, यहां पे मिक्सचर की क्वांटिटी को कौन कंट्रोल करता है? मिक्सचर बनेगा यहां, जब मिक्सचर यहां बनेगा तो क्वांटिटी कंट्रोल करेगा थ्रॉटल वाल्व। एयर की क्वांटिटी कौन कंट्रोल करता है? चोक वाल्व। कोल का फुहारा कौन बनाता है? स्प्रे नोजल।
चीजें समझ में आ रही हैं? तो थ्रॉटल वाल्व का काम है इंजन को सक्शन स्ट्रोक के दौरान जरूरत के हिसाब से, जरूरत समझ रहे हैं आप, स्टार्टिंग है कि जरूरत के हिसाब से मिक्सचर की क्वांटिटी को सप्लाई करना। ठीक है, मिक्सचर कैसे बनेगा आपने देखा, वेंचुरी ट्यूब में जो फिल नोजल है वहां पे जो सेक्शन है, थ्रोट सेक्शन जिसको हम 2-2 कह रहे हैं, वहां पे प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक होता है, जो कि वहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता है। जब एयर खींचते हैं हम लोग वेंचुरी ट्यूब से तो वहां पे प्रेशर कम होता है, जबकि हमारा जो पेट्रोल है फ्लोट चैम्बर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो मानी बात यहाँ से तेल खींच के ऊपर आता है फुहार के रूप में, और फिर उसके बाद कहानी आप देख चुके हो। तो हम लोगों ने बेटा थ्रॉटल वॉल्व तक देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं लास्ट में तो अच्छा हाँ ओके, डेल्टा पी इज डिप्रेशन, दिस डेल्टा पी इज रिस्पॉन्सिबल टू सक पेट्रोल, ये मिस हो गया था बेटा, दिस डेल्टा पी इज रिस्पॉन्सिबल टू सक पेट्रोल फ्रॉम फ्लोट चैम्बर एंड स्प्रे इट आउट। इस बात को मैंने बेटा आपको समझाया था, अगर तेजी से खींचोगे तो एयर तेजी से आएगी तो डेल्टा पी और ज्यादा क्रिएट होगा, धीरे धीरे खींचोगे तो डेल्टा पी कम क्रिएट होगा। तो इसका मतलब कितना तेल खींचेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये कितनी तेज चल रहा है, और जितनी तेज चल रहा है समझ रहे हैं आप, उसके हिसाब से आरपीएम होगा, तो आरपीएम ज्यादा तो इंडिकेटेड पावर ज्यादा, जब इंजन ज्यादा पावर चाहिए आपको तो आप इसको तेजी से चलाते हैं। क्लियर? ओके। अब बेटा हम लोग वापस आते हैं अपने थ्रॉटल वाल्व। अब चोक, इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा रिच मिक्सचर। अब बेटा देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग क्या चाहिए होता है, स्टार्टिंग में हम लोगों को वेरी रिच मिक्सचर चाहिए होता है, जाड़े में तो 3:1 और गर्मियों में 5:1 के आसपास। तो हम लोग करते क्या है, अब तो बेटा आधुनिक सिस्टम आ गए हैं, अब तो ऑटोमेटिक चीजें हैं, नहीं तो हम लोग के साथ आज से 20-25 साल पहले अपने पिताजी वगैरह या बड़े भैया वगैरह से बात करिएगा, गाड़ियां पेट्रोल की गाड़ियां, पेट्रोल के आपके बाइक्स या स्कूटर में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि स्कूटर मोस्टली टो स्ट्रोक होते थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। हम लोग जब स्टार्ट नहीं होती तो क्या होता था, इसका मतलब कि हमें रिच मिक्सचर चाहिए और मिल नहीं रहा, तो हम लोग चोक लेते थे और चोक लेके गाड़ी को स्टार्ट करते। तो चोक लेने का क्या मतलब है, चोक ले लो, कभी गाड़ी से चोक ले लो। आजकल आप लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि आजकल आपके यहाँ 2 स्ट्रोक खत्म हो गया, आ गया 4 स्ट्रोक, और टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव कर गई। अब जो हमारा पेट्रोल आता है उसके अंदर इतना ज्यादा केमिकल्स वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं कि वो आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है जब हमारा मौसम ठंडा होता है। तो चोक करता है क्या, इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा रिच मिक्सचर। सर ये एक्स्ट्रा रिच मिक्सचर कैसे देता है, मैं कहा देखो बेटा, ये अगर खुला हुआ है तो एयर मैक्सिमम जा रही है, लेकिन अगर इसको बंद कर दें तो हम जब कहते हैं हमने चोक ले लिया, बेटा मेरा गला चोक हो गया, तो सब मौसम भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा ठंड लगी और ख्याल नहीं किया, गला चोक हो गया है। इसका मतलब क्या समझोगे कि शानी जी की आवाज तेज निकल रही है कि धीरे निकलेगी? धीरे। गला चोक का मतलब रास्ता बंद हो गया है, नाली चोक हो गई है। नाली चोक हो गई का मतलब इसके अंदर से कचरा निकल नहीं पा रहा है, तो खपच्चे पच्चे लाकर उसको निकालते हैं, या करते क्या है, ड्रेनेक्स पाउडर आता है हम लोग शहरों में, सिंक वगैरह में रात में ड्रेनेक्स पाउडर डाल देते हैं, तो कचरे को काट देता है, तो नाली खुल जाती है। तो मेरा भी गला चोक हो रहा है, अगर मैं कह दूं गला चोक हो रहा है मतलब कल की क्लास गई, बोले नहीं पाएंगे, आवाजें निकलेगी। तो चोक होने का मतलब रास्ते को अवरोध करना, तो हम चोक लेते हैं। चोक लेने का मतलब क्या होता है कि ये वॉल्व खुल नहीं गया, ये वॉल्व ऐसे हो गया, ये वॉल्व ऐसे नहीं हुआ, ऐसा तो खुलना हो गया, चोक कर दिया। चोक कर देने मतलब अब आप एयर नहीं आएगी। अब जैसे ही आप आईडीसी से ओडीसी खींचोगे तो क्या होगा, एयर तो आएगी नहीं, लेकिन 100% एयर नहीं रुकेगी। आप इसको ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, थोड़ी बहुत एयर यहां से आएगी। जब थोड़ी बहुत एयर आएगी तो इसका मतलब अब ये क्या करेगा, सीधे सीधे यहां से तेल खींचेगा। अब उसके लिए बेटा अलग अरेंजमेंट होते हैं, आइडलिंग जेट वगैरह। तो इसका मतलब यहां पे तेल एयर कम कर दोगे, जब एयर कम कर दोगे और पेट्रोल उतना ही रहेगा, एयर आपने न्यूनतम कर दी, पेट्रोल उतना, मिक्सचर क्या हो गया, रिच। 15 एयर के साथ 1 पेट्रोल होता था, अब 1 पेट्रोल है और एयर हो गई 1, तो 1:1। अब 1 एयर है, 1 पेट्रोल है, एयर हो गई 3, तो 3:1। 1 पेट्रोल है, एयर 5 है, तो 5:1। तो एयर की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, रोक देते हैं, कम कर देते हैं। तो चोक लेने का मतलब क्या है, चोक लेने के बाद यूज फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा रिच मिक्सचर बाय क्लोजिंग एयर ड्यूरिंग स्टार्ट और कोल्ड कंडीशन। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में चोक ले लो, उसके बाद धीरे धीरे जब इंजन वार्म अप हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो वेपराइजेशन इफेक्ट होता है पेट्रोल का वो तेज हो जाता है, तो धीरे धीरे अपने आप चोक खुल जाता है। आज के तारीख में चोक उतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन हाँ चोक करता क्या था, एयर की क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करता था या रोक देता था। फलस्वरूप क्या होता था, अंदर एयर कम हो जाती थी, पेट्रोल ज्यादा और रिच मिक्सचर मिलता था। तो रिच मिक्सचर के लिए चोक इस्तेमाल करते थे। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो पूछता है कि ये जो भैया 2-2 सेक्शन है, क्या ये और ये एक लेवल में होता है? नहीं सर, इन दोनों के बीच में 4 से 5 मिलीमीटर का गैप रहता है। मतलब हमेशा फुल नोजल ऊपर रहती है और पेट्रोल का लेवल नीचे रहता है। द टिप ऑफ नोजल, किस नोजल की बात हो रही है, फुल नोजल, जहां से
ईंधन का फुहारा निकलेगा। टिप ऑफ नोजल इन वेंचुरी ट्यूब इज केप्ट 4 to 5 मिलीमीटर अबव द लेवल ऑफ पेट्रोल इन द फ्लोट चैम्बर नोन एज लिप हाइट। इसको बोलते हैं लिप हाइट। सर ये बराबर क्यों नहीं रखते? मैंने कहा मान लीजिए इन दोनों को बराबर रख देंगे तो क्या होगा? इंजन जब रुका हुआ है, देखिए अभी क्या होगा, अभी आपको यहां से तेल निकलने के लिए आपको एक सक्शन मिलेगा डेल्टा पी। जितनी ज्यादा लिप हाइट होगी, अभी देखिए जरा समझने की कोशिश करिए, कहां पे दिखाऊंगा आपको। सामान्य स्थिति में क्या होगा, पेट्रोल का लेवल दोनों तरफ बराबर होगा। जरा इधर देखिए, ये हमारा फ्लोट चैम्बर है, हमारा पेट्रोल का लेवल जो यहां पे है और यहां से जो ट्यूब है हमारी, ये आप जरा समझिए। अगर हमारे पेट्रोल का लेवल यहां पे है, ये हमने पेट्रोल यहां फ्लोट चैम्बर में रखा है, तो जो पेट्रोल का लेवल यहां पे है वो पेट्रोल यहां से आके ऐसे ऐसे आके यहां तक पेट्रोल भरा रहेगा। अब पेट्रोल को बाहर निकलने के लिए इतना लिप हाइट आपने दे रखा है। अब यहां पे पेट्रोल सामान्य स्थिति में इंजन जब रुका हुआ है तो पेट्रोल का लेवल ये रहेगा। अब ये पेट्रोल ऊपर कब निकल सकता है? जब कोई इस पेट्रोल को खींचे, अपने आप तो नहीं निकलेगा। लेकिन मान लीजिए ये लिप हाइट ना होती तो दोनों जगह पेट्रोल का लेवल बराबर होता, तो जरा सा भी आपका स्कूटर बाइक ऐसे ऐसे होती, तेल निकलने लगता। तो अब आप चाहते हैं क्या? तेल तब निकले जब इंजन चले और इंजन खींचे, तो इंजन को आईडीसी से ओडीसी जाएगा तो वेंचुरी डिप्रेशन क्रिएट होगा, तो तेल को खींचेगा। जितनी ज्यादा हाइट करते जाओगे, ये हाइट जितनी बढ़ाते जाओगे, उतना ज्यादा वेंचुरी डिप्रेशन चाहिए। मैंने इसको एक बार समझाया था, जब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते ना स्ट्रॉ लगा के, तो कोल्ड ड्रिंक हम आपको दे दें और एक स्ट्रॉ दे दें तो आप पी लोगे। स्ट्रॉ लगाओगे, खींच लोगे, क्योंकि सक्शन प्रेशर क्या थोड़ा चाहिएगा, लोगे। हमने चलो एक काम करते हैं, हम एक पेप्सी का या कोल्ड ड्रिंक का तालाब बनाते हैं। वो तालाब है 2 किलोमीटर दूर और तुमको एक पाइप दे देते हैं, खींचो। अब कोल्ड ड्रिंक 2 किलोमीटर दूर तालाब में जितनी पीनी पियो, जिंदगी भर पियो, लेकिन 2 किलोमीटर का पाइप है, खींच पाओगे? सांस खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ह्यूज सक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको बहुत ज्यादा नहीं रखते, लेकिन लेवल में बराबर भी नहीं रखते। बराबर रखेंगे तो क्या होगा, तेल हमेशा वहां से छलकता रहेगा, चाहे इंजन चले न चले। अब क्या होगा, तेल वहां से तभी निकलेगा जब वहां पे वेंचुरी डिप्रेशन क्रिएट होगा, डेल्टा पी। इसीलिए 4 से 5 मिलीमीटर इसको ऊपर रखते हैं, ताकि इंजन के चलने पे तेल का फुहारा निकले हमेशा। इंजन तो पहले, अगर आप 20-25 साल पहले हम लोग, इंजन जरा सा हमारी बाइक गिर गई या स्कूटर गिर गया या टेढ़ा हो गया तो इंजन ओवरफ्लो कर गया, तो हम लोग कहते थे तो ओवरफ्लो की समस्या होगी। तो ओवरफ्लो कुछ नहीं था, यही था। तो धीरे धीरे लोगों ने लिप हाइट देना शुरू कर। तो लिप हाइट 4 से 5 मिलीमीटर देते हैं, तो हमेशा फ्यूल नोजल हाई लेवल पे होगी एज कंपेयर टू दिस। तो कह सकते हैं फ्यूल नोजल जो है, पेट्रोल का लेवल फ्लोट चैम्बर में जो भी है उससे 4-5 मिलीमीटर ऊपर होगी, या कह सकते हैं फ्लोट चैम्बर में जो तेल का लेवल है वो फ्यूल नोजल से 4-5 मिलीमीटर कम होगा, जिसको हम लोग लिप हाइट के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न के रूप में आपके एग्जाम में ये भी आता है। तो हम लोगों ने बेटा एक तरह से आज अपने सिंपल कार्बोरेटर का फंक्शन समझा और देखा कि किस तरह से चार्ज बन के जाता है। प्रश्न के रूप में इसमें देखिए 5-7 प्रश्न बनते हैं। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं लास्ट में। किस प्रिंसिपल पे काम करता है सर? वेंचुरी प्रिंसिपल पे काम करता है। वेंचुरी ना हो तो बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है। फ्लोट चैम्बर में क्या होता है सर? पूर्व निर्धारित जो पेट्रोल का लेवल है वो स्वतः ऑटोमेटिक मेंटेन किया जाता है। थ्रॉटल वॉल्व का काम है सर, थ्रॉटल वॉल्व जो है बने हुए मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर की मात्रा, क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। स्ट्रोक क्या करता है? स्ट्रोक एयर के रास्ते को रोकता है या एयर के क्वांटिटी को घटाता बढ़ाता रोकता है, इनफैक्ट रोकता है, रिड्यूस करता है। मिक्सचर कहां प्रिपेयर होता है सर? वेंचुरी ट्यूब में, थ्रॉटल वॉल्व और वेंचुरी ट्यूब के बीच में, थ्रोट के आगे और थ्रॉटल वॉल्व के नीचे। जो हमारा फ्यूल नोजल होता है वो और पेट्रोल का जो लेवल है फ्लोट चैम्बर में, इनमें क्या संबंध होता है सर? फ्यूल नोजल हमेशा पेट्रोल के लेवल से कुछ ऊपर होती है, लिप हाइट के बराबर। ये जितनी ऊपर होगी उतना ज्यादा वेंचुरी डिप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ये 5-7 प्रश्न हैं जो बड़े हिट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने डिस्कस किया है। हम लोग अगले लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करना, ठीक है? थोड़ा सा डिफेक्ट्स बताने, गवर्निंग बतानी है, कंप्लीट हो जाए, ठीक? ओके, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।